Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing about the Section 180 of Companies Act 2013, which is about the restrictions on the powers of Board of Directors. First of all, this section is applicable only on public companies. प्राइवेट कंपनी पे ये restrictions applicable नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनीज पे ही ये सेक्शन applicable है. सेक्शन 180 में कुछ 4 टाइप की एक्टिविटी मेंशन की गई हैं, जिनको करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ये एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी एंड दैट टू बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स की अप्रूवल होनी चाहिए. सो सेक्शन 180 इज अबाउट द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच आर एक्सरसाइजेबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें मेंशन की गई हैं. फर्स्ट इज टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी. तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की किसी अंडरटेकिंग को या सब्सटैंशियली द होल अंडरटेकिंग को सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करना है तो उनको शेयर होल्डर्स की प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. अब अंडरटेकिंग या सब्सटैंशियली द होल अंडरटेकिंग क्या है? तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ पर है कोई भी ऐसी यूनिट अगर कंपनी की जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है मोर देन 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ, मींस अपनी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से अगर 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है तो उसको हम बोलेंगे अंडरटेकिंग, यानी कि मोर देन 20% होना चाहिए. या फिर अगर एक ऐसी यूनिट है विच जनरेट्स इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो टोटल इनकम है, अगर कोई एक ऐसी यूनिट है जो कंपनी को मतलब वो यूनिट अगर कंपनी को 20% या 20% से ज्यादा इनकम जनरेट करके देती है तो उसको बोलेंगे हम अंडरटेकिंग. तो यहाँ पर जो अगर इन्वेस्टमेंट देखनी है तो कम से कम मोर देन 20% और इनकम जनरेशन के लिए एग्जैक्ट 20 होना चाहिए या 20 से ज्यादा भी होना चाहिए. मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उस यूनिट को हम अंडरटेकिंग कहते हैं. नाउ सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग का मतलब है कोई भी जो अंडरटेकिंग है, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा अंडरटेकिंग का एग्जैक्ट 20% or more is called as substantially the whole of undertaking. तो अंडरटेकिंग में 2 कंडीशन थी और सब्सटैंशियली में हुआ अंडरटेकिंग का 20% और मोर इज कॉल्ड सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और उस पब्लिक कंपनी की अगर कोई यूनिट in which company has invested more than 20% of its net worth as per latest audited balance sheet of previous financial year, या फिर अगर वो यूनिट जनरेट करके देती है एग्जैक्ट 20% या 20% से ज्यादा ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी. और इस अंडरटेकिंग की एग्जैक्ट 20% या 20% से ज्यादा कहलाता है सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर सपोज किसी पब्लिक कंपनी की टोटल नेटवर्थ है 600 करोड़ और इस कंपनी की जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं वो 3 है, F1, F2 एंड F3, और कंपनी ने F1 में इन्वेस्ट कर रखा है 200 करोड़. अब क्या ये अंडरटेकिंग है या नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पे हम नेटवर्थ की बात कर रहे हैं तो 20% ऑफ 600 करोड़ हुआ हमारा 120 करोड़. अब यहाँ पे 120 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन फैक्ट्री F1 में, यानी कि 200 करोड़ कर रखी है. तो क्या ये अंडरटेकिंग है? आंसर इज यस, इट इज एन अंडरटेकिंग. और सब्सटैंशियली दी होल अंडरटेकिंग के लिए क्या होना चाहिए? 200 करोड़, यानी कि जो ये अंडरटेकिंग है जिसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो ये F1 एक अंडरटेकिंग है. सब्सटैंशियली दी होल अंडरटेकिंग के लिए इस 200 का 20% यानी कि 40 करोड़
या एग्जैक्ट 40 करोड़ या मोर देन 40 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बोलते हैं सब्सटैंशियली दी होल अंडरटेकिंग, यानी कि उस अंडरटेकिंग की सब्सटैंशियली दी होल अंडरटेकिंग। अब सपोज अगर कंपनी को F1 को सेल करना है, लीज पे देना है या डिस्पोज ऑफ करना है, तो क्या उनको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज यस, क्योंकि ये अंडरटेकिंग है या सब्सटैंशियली दी होल अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी को हमको सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करने के लिए सबसे पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में आता है, आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कर देते हैं और आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी होती है और उसके बेसिस पे आपको बताना होता है कि क्या कोई प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग है या नहीं है, या सब्सटैंशियली दी होल अंडरटेकिंग है, और क्या उसको सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो कभी भी ऐसा होता है तो जो नेटवर्थ है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें हम प्लस करते हैं फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में एक्सक्लूड करेंगे कोई भी अगर स्पेसिफिक टाइप का रिजर्व हो, लाइक CRR यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एटसेट्रा। तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रिजर्व हो उसको एक्सक्लूड करेंगे। प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्लस P&L का जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड अगर कोई प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करते हैं, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कोई है तो, माइनस प्री इनकॉर्पोरेशन के कोई एक्सपेंसेस थे जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं। ये कैलकुलेशन करके हमारी नेटवर्थ कैलकुलेट हो जाती है। क्लॉज बी सेज दैट कोई भी अगर हमको कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है इन द स्कीम ऑफ मर्जर या अमलगमेशन, यानी कि कंपनी को अगर मर्जर या अमलगमेशन की स्कीम में कोई कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है और उस कॉम्पनसेशन को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उस कॉम्पनसेशन को वो ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ट्रस्ट सिक्योरिटीज के केस में उनको प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमलगमेशन, वहां पर उनको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स। तो अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स या फिर प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स, अगर कुछ भी एग्जिस्टिंग है वो प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स, जो वो कंपनी लोन लेने जा रही है, जो भी बोरो करने जा रही है, वो अमाउंट एक्सीड करता है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों को ऐड ऑन करके जो भी फिगर आती है उस अमाउंट को एक्सीड करता है, उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है। और जो ये एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स हैं या प्रपोज्ड बोरोइंग्स हैं, इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं टेम्पररी लोन विच इज obtained फ्रॉम कंपनीज बैंकर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन लिया गया है कंपनी के बैंक से, जहां पे भी कंपनी का करंट अकाउंट है, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। टेम्पररी लोन का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, या फिर ऐसा लोन विच इज रीपेबल इन मैक्सिमम 6 मंथ, उसको बोलते हैं हम टेम्पररी लोन। बट टेम्पररी लोन एक्सक्लूड लोन टेकन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी लोन जो कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए लिया गया हो वो टेम्पररी लोन नहीं है। तो टेम्पररी लोन को हम एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग्स में, और प्रपोज और एग्जिस्टिंग अगर लिमिट क्रॉस करती है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से, तब वहां पे हमको प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। So if existing borrowings plus proposed borrowings are greater than aggregate of paid up share capital plus free reserves plus securities premium account, then it is compulsory for board of directors to obtain the prior approval of shareholders by passing special resolution before making proposed borrowings. Or borrowings do not include temporary loan by the company from its own banker in ordinary course of business, repayable on demand within 6 months. टेम्पररी लोन इंक्लूड नहीं करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इवन उनका टेन्योर अगर 6 मंथ से भी कम हो तो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 लाख है, फ्री रिजर्व्स 50 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 25 लाख है, तो इनका एग्रीगेट बना 175 लाख।
और एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स हैं कंपनी की 100 lakhs। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली वो है 25 lakhs और अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो मेंशन नहीं करी गई हैं कि वो किस लिए हैं वो है 25 lakhs। और प्रपोज्ड बोरोइंग्स हुई 60 lakhs, यानी कि 60 लाख कंपनी को अभी और बोरो करना है। तो क्या कंपनी को शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जो उनकी लिमिट है वो है 175 पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, और उनको लेना है 60 लाख, लेकिन एग्जिस्टिंग उनकी 100 है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं कैपिटल की वो भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे क्योंकि वो टेम्पररी लोन में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो 125 प्लस अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और प्लस प्रपोज बोरोइंग्स हुई हमारी 60 लाख की, जो हमारी 175 से एक्सीड करता है अमाउंट, इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज कि अगर कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को लोन दे रखा हो और उस लोन को वो रीपे करना मतलब उनकी ड्यू डेट आ गई है लोन को रीपे करने की, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं उस टाइम को एक्सटेंड करना, उनको और टाइम पीरियड देना चाहते हैं, तो उसको एक्सटेंड करने से पहले उनको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। तो ये थी 4 एक्टिविटीज जो सेक्शन 180 में मेंशन है, जिनको करने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 180 में मेंशन है, लाइक आपको क्लॉज सी में अगर आप मनी बोरो करने जा रहे हो तो उसके लिए जो आप रेजोल्यूशन पास करोगे उसमें अमाउंट आपको मेंशन करना होगा जो भी आपको बोरो करना है। उसके साथ ही जो क्लॉज ए में अगर आप जो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कुछ सेल करते हो, अगर टाइटल ऑफ बायर ने गुड फेथ में लिया हो वो प्रॉपर्टी को, तो या फिर अगर सेल लीज ऑफ एनी प्रॉपर्टी इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, लाइक डीएलएफ कंपनी कोई एक ऐसी कंपनी हो, तब उस केसेस में ये क्लॉजेस के लिए एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट इज अगर जो भी एसआर पास किया गया हो उसमें मेंशन करना होगा कि आप उस मनी को कहाँ कहाँ पर यूज करने वाले हो, लाइक जो भी आप प्रॉपर्टी अपनी सेल ऑफ करने वाले हो, जो भी अंडरटेकिंग, तो आपको रेजोल्यूशन में ये मेंशन करना होगा कि जो भी प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो उस प्रोसीडिंग्स को आप कहाँ कहाँ पे यूज करोगे। Thank you so much. I hope it is clear. Keep learning and stay connected for further videos.